नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना संकट बहुत गंभीर रूप लेता जा रहा है। हर रोज मरीजों की तादाद और मृतकों की संख्या बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रही है। बढ़ते मरीजों के साथ साथ देश भर के अस्पतालों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, या यूं कहें कि बेकाबू हो रही है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शमशान घाटों पर दर्जनों चिताएं एक साथ जल रही हैं। राजधानी दिल्ली की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बहुत बेबस नजर आए और बेबसी के साथ जनता के सामने आए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार भी लगाई। लगभग 25,500 केस दिल्ली में आए हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ 100 आईसीयू बेड बचे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन कम पड़ रही है। दिल्ली के स्कूलों को अस्पताल बनाने की तैयारी सबसे भयानक दौर से गुजर रही है राजधानी। चंद रोज पहले तक दिल्ली में हालात काबू में होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जबान आज लड़खड़ा रही है। माथे पर गहरा शिकन है और आवाज में घबराहट साफ सुनी जा सकती है। आईसीयू बेड्स की खासकर काफी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफी ज्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। केजरीवाल की अचानक बदली जबान और बढ़ते आत्मविश्वास को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद केजरीवाल दिल्ली वालों को बार बार यही दिलासा दे रहे थे कि घबराने की बात नहीं है। जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फिलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में आज की तारीख में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 69,799 है। 17 अप्रैल को ये तादाद 61,005 और 16 अप्रैल को 54,309 थी, जबकि 12 अप्रैल को ये संख्या 34,371 थी। यानी महज एक हफ्ते में दिल्ली में सक्रिय मरीज दोगुने हो गए। ऐसा भी नहीं है कि हालात अचानक बने हैं। जब केजरीवाल दिल्ली वालों को सब कुछ काबू में होने का भरोसा दे रहे थे, तब भी दिल्ली के कोरोना मरीज अस्पतालों में एक अदद बिस्तर के लिए जंग लड़ रहे थे। कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी। उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर। उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। करीब साल भर पहले जब दिल्ली कोरोना की पहली लहर झेल रही थी और कोरोना केस 3,000 से भी कम थे, तब भी केजरीवाल दावा कर रहे थे कि वो 30,000 मरीजों के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से हमने प्लानिंग की है कि 3,000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 4,000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 5,000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 6,000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे। इस तरह से 30,000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स, ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। लेकिन एक साल बाद कोरोना के खिलाफ दिल्ली में कितनी तैयारी हुई, आज खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के आगे सच कबूल कर रहे हैं। अब दिल्ली वाले जाने और उनकी किस्मत जाने। आज तक ब्यूरो। स्थिति कोरोना से इतनी बिगड़ चुकी है
और इसका पता उस समय लगता है जब अस्पतालों की हम तस्वीरें देखते हैं, वहां के वीडियोस हमारे सामने आते हैं। मरीजों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकते परिजनों की आपबीती देखकर लगता है कि इंतजाम नाम की तो कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अस्पतालों में सारी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। चौबीस घंटे में देश भर में 2,61,500 मरीज। 24 घंटे में देश भर में 1,500 मौत। देश भर में कोरोना के 18 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज। इन आंकड़ों का मतलब अगर आपको न समझ में आए तो सीधे सीधे इन तस्वीरों को देख लीजिए और समझ जाइए। अस्पताल भर चुके हैं, गंभीर मरीजों को भी जगह नहीं मिल रही है। जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए इंतजाम नाकाफी है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, बिना इलाज के लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन बर्बादी की ये कहानी मौत के बाद भी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए शमशान में भी वेटिंग है। ऐसी विकट परिस्थितियां पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी और न ही सुनी थी। सारा सिस्टम चरमरा चुका है। जिंदगी और मौत तो पहले भी ऊपर वाले के हाथ में थी, अब कोई इसमें दखल देने की कोशिश भी नहीं कर रहा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शनिवार देर रात का हाल देख लीजिए। सड़कों पर सायरन की ये आवाज साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि दिल्ली की स्थिति लगातार कोरोना को लेकर के भयावह होती जा रही है। दिल्ली का कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि लाइन से लगातार एक के बाद एक जो एम्बुलेंस है उसमें मरीजों को यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अस्पताल में एडमिशन के लिए, लेकिन एडमिशन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। परिवार वाले यहाँ पर है। कितनी देर से, कहाँ से आप आए? गाजियाबाद से। क्या कह रहे हैं? 5 घंटे हो गए जी। अभी देखेंगे अंदर है। क्या कह रहे हैं? अभी देखेंगे। मेरा पेशेंट अब तो अंदर ही है। मेरी भाभी है, प्रेग्नेंट है, 9 मंथ पूरे हो चुके हैं, डिलीवरी केस है मेरा, तो उनको देखने वाला कोई नहीं अंदर भाई जी। हाथ से फिसलते हालात को देखते हुए कल रात ही प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की। इंतजाम सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक देने की अपील की, लेकिन जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री की अपील और नसीहत के उलट दिखाई दे रही है। कल ही केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों में कटौती का ऐलान किया, ताकि जरूरतमंदों को दवा मिल सके। ठीक उसी वक्त गुरुग्राम में करीब 2,500 से ज्यादा इंजेक्शन की 25,000 रुपए में कालाबाजारी हुई। हॉस्पिटल सप्लाई का है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई का। तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन बाहर आया कैसे, और इसी तरीके के लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, और विभाग इसके मामले के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए और सतर्कता से काम कर रहा है। महामारी का कहर पूरी दुनिया और पूरे देश में ही है, लेकिन भारत में 5 राज्यों की स्थिति सबसे खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,123 मरीज दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 27,334 मामले सामने आए। दिल्ली में 24,375 मरीज, कर्नाटक में 17,489 मरीज और छत्तीसगढ़ में 16,083 मामले दर्ज किए गए। इन 5 राज्यों का आंकड़ा देश भर के मरीजों का करीब 58% है। कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना हो चुका है, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन से उलट इस बार लोग घरों से बाहर हैं। मतलब यह है कि संक्रमण का खतरा फिलहाल तो रुकता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। पटना में ऑक्सीजन को लेकर जबरदस्त मारामारी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जरूरतमंदों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। बिहार में कोरोना की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार ने सभी विपक्षी दलों से अपनी राय जानी और आज प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन जितने भी हैं बिहार के जिले, डीएम, एसपी सबसे बैठक करने के बाद
बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो कोई बड़ा निर्णय लेंगे। ये निर्णय क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहा जा रहा है कि या तो वीकेंड कर्फ्यू यहाँ भी लगाया जाएगा या फिर नाइट कर्फ्यू की बात होगी। पटना में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं पूरे बिहार में, और कल का जो आंकड़ा था वो काफी चौंकाने वाला था, भयावह हम कह सकते हैं कि काफी भयावह आंकड़ा था पिछले 24 घंटों का। तो इससे ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार को कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। हालांकि इस फैसले में देरी जरूर हुई है, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो 4000 के आसपास एक दिन में पॉजिटिव केस आया करते थे, लेकिन ये अब 8000 के करीब चला गया, लगभग दोगुना। 4 दिन में बिहार में कोरोना के मरीज डबल हो जा रहे हैं, जबकि देश का जो एवरेज है, औसत है, वो 10 है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की स्थिति कितनी खतरनाक है। सारे हॉस्पिटल फुल हैं, किसी भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, दवाओं की कमी है। ये तमाम चीजें हैं जो कि एक भयावह तस्वीर पेश हो रहा है बिहार का। दुनिया के सबसे सम्मानित मेडिकल जर्नल्स में शामिल द लैंसेट की एक रिपोर्ट ने कोरोना महामारी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अभी तक ये समझा और कहा जा रहा था कि कोरोना नाक और मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन नया दावा बेहद चौंकाने वाला है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना का वायरस हवा के जरिए फैलता है, यानी कि ये एयरबॉर्न डिजीज है। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि तमाम एहतियात के बावजूद पता नहीं कैसे वो कोरोना के शिकार बन गए। बचाव के सारे उपाय तो किए थे, लेकिन फिर भी कोरोना का संक्रमण कब और कहां लगा, इसकी ठीक जानकारी नहीं होती। इस बात पर वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं और अब इसके पक्के सबूत मिल रहे हैं कि कोरोना सिर्फ हाथ मिलाने और सामाजिक दूरी का पालन न करने से ही नहीं फैलता, बल्कि वायरस हवा से भी फैलता है। ये हवा में देर तक तैरता रहता है। अपनी चौंकाने वाली रिपोर्ट में मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन हवा के रास्ते से हो रहा है। इस शोध के नतीजे हैरान करने वाले हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को समझिए। इसमें बताया गया है कि हवा ट्रांसमिशन का जरिया बनती दिख रही है। अगर संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़ता है, चिल्लाता है, गाना गाता है, छींकता है या खांसता है, तो हवा में सांस लेने वाला दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। एक दूसरे से सटे कमरे में सो रहे लोगों के बीच ये ट्रांसमिशन देखा गया, जबकि ये लोग एक दूसरे के कमरे में नहीं गए थे। स्टडी के मुताबिक ऐसा होना हवा के जरिए ही संभव है। कोविड-19 मरीजों वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर और बिल्डिंग डक्ट्स में भी वायरस पाया गया और ये केवल हवा के जरिए ही वहां पहुंच सकता है। वो स्वास्थ्य कर्मी जो ड्रॉपलेट्स से बचाव के लिए पीपीई किट पहनते थे, वो भी संक्रमण का शिकार हुए। ऐसा सिर्फ एरोसोल एक्सपोजर से ही हो सकता है। लैंसेट की ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। लैंसेट की स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस हवा में से फैलता है, लेकिन अगर ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैल रहा है तो जो स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट से लैस यहाँ पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं, ये उनमें नहीं फैलना चाहिए था। क्या इसका कारण एयर वेंटिलेशन अस्पतालों की है? अध्ययन में ये भी कहा गया कि उन्हें ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दिखा सामने जो इस दावे को खारिज करे कि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैल सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट्स में वायरस 3 घंटे तक हवा में तैरता हुआ मिला। पिंजरे में बंद जानवर तक कोरोना से संक्रमित हुए, उन तक संक्रमण हवा के जरिए पहुंचा। रिसर्चर ने अपनी रिपोर्ट में पिछले साल अमेरिका के स्कैगेट कॉयर इवेंट का खास तौर पर जिक्र किया है, जिसमें वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से 53 लोगों में फैल गया था। वैज्ञानिकों ने साबित किया कि ऐसी घटनाओं में वायरस नजदीकी संपर्क या किसी सतह को छूने से नहीं, बल्कि हवा के जरिए फैला। लांसेट जर्नल में छपी इस रिपोर्ट को अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में 6 एक्सपर्ट्स के पैनल ने मिलकर तैयार किया। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि अगर यह रिपोर्ट आगे और सटीक होती है तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाव की रणनीति बदलनी होगी। हवा में वायरस के फैलने की बात को ध्यान में रखकर बचाव की रणनीति बनाने की जरूरत है।
लोग सिंगल मास्क, सिंगल सर्जिकल फ्लिम्जी मास्क पहन के घूमते हैं, लोग कपड़े के मास्क पहन के घूमते हैं, बट वो कपड़े के मास्क में भी ओनली 40% सेफ्टी है। 40%, फिर भी 60% चांस है कि वायरस ट्रांसमिशन हो सकता है। और आपने सुना ही होगा, अब तो ये भी सोचा जा रहा है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन नहीं है, शायद ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, जो कि एक कमरे में आप 10 फीट दूर भी बैठे रहो तो आपको ट्रांसमिशन हो सकता है। तो जो हम डबल मास्किंग कहते हैं वो बड़ा सिंपल तरीका है। ये जो सर्जिकल डिस्पोजेबल मास्क आता है, ये ₹1 से ₹1.5 का आता है और ये रोज फेंका भी जा सकता है। इसको अगर आप ऊपर लगाएं और इसको सेफली लगा के अगर इसके ऊपर आप कपड़े का मास्क लगा दें तो आपकी ट्रांसमिशन प्रैक्टिकली 95% तक रुक सकती है अगर दोनों लोग डबल पहने। फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक खांसने पर भारी ड्रॉपलेट तो जमीन पर आते हैं, लेकिन बेहद छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं। खांसते हुए हवा में 3 फीट तक कणों के पहुंचने में 2 सेकंड का वक्त लगता है। 12 सेकंड में ये 6 फीट की दूरी तय कर लेते हैं और 41 सेकंड में 9 फीट तक पहुंच जाते हैं। अब इस शोध में द लेंसेट में छपे नए रिसर्च की बात को भी जोड़ देते हैं। लेंसेट वाले नए रिसर्च ने दावा किया है ऐसे छोटे कण 1 से 3 सेकंड तक हवा में सक्रिय रहते हैं। काफी दूर तक तैर सकते हैं। एक बंद कमरे में स्पेशली जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, वो काफी दूर तक किसी भी इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 2 मीटर हो, चाहे 4 मीटर हो, चाहे 6 मीटर हो। ये कैसे पता लगा? ये 1 साल पहले ही मालूम था मुझे, तो मतलब मेरे को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। ये जो आर्टिकल आया है, जो इन्होंने पब्लिश किए, ये सारे जो शोध है ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं, साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सबसे हम बात कर रहे हैं तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी भ्रमित किया पूरी दुनिया को, और ये इसका एक पार्ट है। सवाल उठता है कि इससे बचाव कैसे होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो मास्क लगाने से 80% तक खतरे को टाला जा सकता है। इसलिए फिलहाल मास्क से बड़ा कोई और सुरक्षा कवच नहीं। इतना तय है कि अगर इस रिसर्च पर WHO की मुहर लग गई तो कोरोना प्रोटोकॉल में भारी बदलाव आएगा। हालांकि WHO इससे पहले हवा से वायरस के फैलने की दलील को खारिज करता रहा है। लैंसेट की स्टडी में ये सीधे तौर से कहा गया है कि क्योंकि एयरबोर्न ट्रांसमिशन साबित करना मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है। काफी ऐसे एविडेंसेस प्रेजेंट किए गए हैं जहां पर इंडोर सेटिंग में एयर फिल्ट्रेशन डक्ट से या फिर एरोसोल स्प्रेड होने से कोविड-19 इन्फेक्शन फैलता है। ऐसी जांच लैंसेट की स्टडी में सामने आई है। इसका मतलब ये कि क्योंकि वायरस हवा में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हवा से नहीं फैल रहा है। और मास्क लगाना, अंदर कमरों में ज्यादा कम टाइम स्पेंड करना और ऐसी कई चीजें हैं जहां पर विशेषज्ञ ध्यान देने को इस वक्त कह रहे हैं। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है। सरकारें भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन मरीज जरूरत से कहीं ज्यादा। आपको कोरोना से डरना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है। देखते रहिए आज तक।